हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी लाख डाँट। जोखू भगत और बेचन चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डाँड़ मेड़ का झगड़ा था। उनके परदादाओं में कई बार खून खच्चर हुआ। बाम दादाओं के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाईकोर्ट तक गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों ही अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास उस झगड़ने वाले खेत को छोड़कर एक अंगुल जमीन न थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद जो का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया। एक दल की भंग बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे दल के चरस गांजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्री और बालकों के भी 2 दल हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खींची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज पंसारी या कुजड़े से चौधरी सौदे लेते, उसकी ओर भगत जी ताकन भी पाप समझते थे। और भगत जी की हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य थे। यहाँ तक कि उनके आरोग्यता के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भगत जी वैद्य के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा के मानने वाले। दोनों चाहे रोग से मर जाते, पर अपने सिद्धांतों को न तोड़ते। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव में आ पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत ने उनके विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली, चौधरी उसमें शरीक हुए। भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी। चौधरी स्वराज्यवादी हो गए। भगत ने राजभक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराज्यवादियों का अड्डा बन गया, भगत का घर राजभक्तों का क्लब बन गया। चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे। मित्रे, स्वराज्य का अर्थ है अपना राज। अपने देश में अपना राज हो वह अच्छा है कि दूसरे का राज हो? जनता ने कहा, अपना राज हो वह अच्छा है। चौधरी, तो यह स्वराज्य कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से। एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ दो, अपने झगड़े आप मिलकर निपटा लो। एक शंका, आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। चौधरी, हाँ, अपराध से अदालत जाऊँ तो मुझे गऊ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बच्चे तो परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तारों की जेब क्यों भरते हो? थानेदार को घूस क्यों देते हो? अमलों की चिरौरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे। अब वह विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, साल बनाते हैं और हकीमों की गोड़धरिया करते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम अपने बालकों को उस धर्म अनुसार शिक्षा दें? जनता, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी, हम पहले मदिरा को छूना पाप समझते थे, अब गांव गांव और गली गली मदिरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाड़ी कमाई करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। जनता, जो दारू भांग पिए उसे डांट लगानी चाहिए। चौधरी, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गज ही पहनते थे। हमारी दादियाँ नानियाँ चरखा काता करती थीं। सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की वंशी हो जाते थे। अब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। बेचारे जुले कंगाल हो गए। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीन कर दूसरे के सामने रखते? जनता, गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं। चौधरी, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो। बस यही स्वराज्य है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वह पागल है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जनता ये सब बातें चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धाभाजन बन गए। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश करने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना और
प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके आगे के विरुद्ध चलना महान पातक है। राज विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। एक शंका, राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी शंका, हमारे राजा तो नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन है। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राजा करना क्या जाने। भगत, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, लेकिन ऐसे पंच कहाँ जो सच्चा न्याय करे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। यहाँ मुंह देखी बातें होंगी, जिनका कुछ दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है वह बेचारे मार जाएंगे। अदालतों में सब कार्रवाई कानून पर होती है, वहाँ छोटे बड़े सब बराबर है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। दूसरी शंका, अदालतों का न्याय कहने को ही है, जिसके पास बने हुए गवाह और दांव पेच खेले हुए वकील होते हैं उसी की जीत होती है। झूठे सच्चे की परख कौन करता है? हाँ, हैरानी अलबत्ता होती है। भगत, कहा जाता है कि विदेशियों का व्यवहार मत करो, यहाँ गरीब के साथ घोर अन्याय है। हमको बाजार में जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले वह लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी या विदेशी। हमारा पैसा सेंत में नहीं आता कि उसे रद्दी फद्दी स्वदेशी चीज़ों पर फेंकें। एक शंका, अपने देश में तो रहता है, दूसरे के हाथ में तो नहीं जाता। दूसरी शंका, अपने घर में अच्छा खाना न मिले तो क्या विजेता के घर के अच्छा भोजन खाने लगे। भगत, लोग कहते हैं लड़कों को सरकारी मदरसों मत भेजो। सरकारी मदरसों में न पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे बना लेते। बिना नई विद्या पढ़े अब संसार निर्वाह नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्र लिखने और कथा बाँचने के सिवाय और क्या आता है। राजकाज क्या पट्टी पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे। एक शंका, हमें राजकाज नहीं चाहिए, हम अपनी खेती बाड़ी में मगन हैं, किसी गुलाम से नहीं। दूसरी संख्या, जो विद्या घमंडी बनाते उससे मूर्ख ही अच्छा। नई विद्या पढ़ के तो लोग सूट बूट घड़ी छड़ी हेड कोट लगाने लगते हैं और अपने शौक के पीछे देश का धन विदेशियों की जेब में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं। भगत, गांजा शराब की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है। नशा बुरी लत है, इसे सब जानते हैं। सरकार को नशे की दुकानें से करोड़ रुपए साल की आमदनी होती है। अगर दुकानों में न जाने से लोगों की नशे की लत छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वह दुकान पर न जाएगा तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दूने चौगने दाम पर सजा काटने में तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा। तो ऐसा काम क्यों करे? सरकार का नुकसान अलग और गरीब रैयत का नुकसान अलग, और फिर किसी किसी को नशा खाने से फायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम न खाऊं तो गांठों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाए और सर्दी पकड़ ले। एक आवाज़, शराब पीने से बदन में फुर्ती आती है। एक शंका, सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, ये उचित नहीं। अधर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है। दूसरी शंका, पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया, लत पड़ी तो पैसे की चाट हुई। इतनी मजदूरी किसको मिलती है कि रोटी कपड़ा भी चले और दारू शराब भी उड़े। या तो बाल बच्चों को भूखे मारो या चोरी करो, जुआ खेलो या बेईमानी करो। शराब की दुकान क्या है, हमारी गुलामी का अड्डा है। चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी, लोग खड़े होने की जगह भी न मिलती। दिनों दिन चौधरी का मान बढ़ने लगा। उनके यहाँ नित्य पंचायतों में राष्ट्रनीति की चर्चा आ रहती। जनता को इन बातों में बड़ा आनंद और उत्साह होने लगा। उनके राजनीतिक ज्ञान की वृद्धि होने लगी। वह अपना गौरव और महत्व समझने लगे। उन्हें सत्ता का अनुभव होने लगा। रंकुशता और अन्याय पर अब उनकी तैयारियां चढ़ने लगी। उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला। घर की रुई, घर का सूद, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की अदालत, न पुलिस का भय, न अमला की खुशामद, सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। कितनी भी नशेबाजी छोड़ दी और सद्भाव की एक लहर भी से दौड़ने लगी। लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों दिन उनके उपदेश से रुचि होती जाती, यहाँ तक कि बधुआ, उनके श्रोताओं, पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और इन्हीं कर्मचारियों के मित्र के अतिरिक्त और कोई न होता। कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगत जी का बड़ा आदर सत्कार करते। जरा देर के लिए भगत जी के आस पूछ ले जाते हैं, लेकिन क्षण भर का सम्मान आठों पैर के अपमान की बराबरी कैसे करता है। जर निकल जाते उधर ही उंगलियां उठने लगती।
कोई कहता खुशामदी टट्टू है, कोई कहता यह पुलिस का भेदी है। भगत जी अपने प्रतिद्वंदी की बढ़ाई और अपनी निकुंदा का दांत पीस पीस कर रह जाते थे। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ा। चिरकाल से जिस कुल मर्यादा की रक्षा करते आए थे और जिस पर अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे, वह धूल में मिल गई। यह दामय चिंता उनके एक क्षण के लिए चैन न लेने देती। नित्य समस्या सामने रहती है कि अपना खोया हुआ सम्मान क्यों कर पाऊं, अपने प्रतिपक्षी को क्यों कर दलित करूं, कैसे उसका गरूर तोड़ूं। अंत में उन्होंने सिंह को उसी के माध्यम पर झाड़ने का निश्चय किया। संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी सभा हो रही थी। आसपास के गांव के किसान भी आ गए। हजारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषय उपदेश दे रहे थे। बार बार भारत माता की जय जयकार की ध्वनि उठती थी। एक और स्त्रियों का जमाव था। चौधरी ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी जगह पर बैठे। स्वयं सेवकियों ने स्वराज्य फंड के लिए चंदा जमा करना शुरू किया और कि इतने में भगत जी ने जाने किधर से लपके हुए आए श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों, मुझे यहाँ देख कर आश्चर्य मत करो। मैं स्वराज का विरोधी नहीं हूँ। ऐसे पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज का निंदक हो, लेकिन इसके प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बताया और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो। जब आपस में फूट और रार है, पंचायतों से क्या होगा? जब विलासिता का भूत सिर पर सवार है तो नशा कैसे छूटेगा? मदिरा की दुकानों का बेचका कैसे होगा? सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान आदि तंजेब से कैसे पीछे छूटेगा? जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई तो सरकारों मदरसे कैसे छोड़ोगे? विद धर्मी शिक्षा की बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकोगे? स्वराज लेने का केवल एक ही उपाय है और वह है आत्मसंयम। यही महाऔषधि तुम्हारे समस्त रोगों का समूल नाश करेगी। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो। तुम में भ्रात भाव पैदा होगा, तभी वह मनुष्य रुटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोग विलास से मन हटेगा, तभी नशेबाजी के दामन होगा। आत्मबल के बिना स्वराज कभी उपलब्ध न होगा। स्वयं सेवा सब पापों का मूल है। यही तुम्हें अदालतों में ले जाता है। यही तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाया हुआ है। इस पिशाच को आत्मबल से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। सब जानते हैं मैं 40 साल से अफीम का सेवन करता हूँ। आज से मैं अफीम को गौ रक्त समझता हूँ। चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों की दावत है। आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आज से मुझे मेरा घर के किसी प्राणी को घेर के कते सूत से बने हुए कपड़े के सिवाय और कुछ पहनने देखो तो दंड चाह दो। बस मुझे ये कहना है कि परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करें। यह कहकर भगत जी की ओर चलने की चौधरी दौड़कर गले से लिपट गए। 3 पुस्तकों की अदावत एक क्षण में शांत हो गई। उस दिन से चौधरी और भगत साथ साथ स्वराज्य का उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हुई और यह निश्चय करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है।